अच्छा, तो हम लोगों ने ना वो डिजीज़ कर ली हैं जिनके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस हो रही थी, ठीक है। प्रीडोमिनेंट क्या थी? एक्स्ट्रा वेस्कुलर। अब हमने वो करनी है जिनके अंदर क्या है, प्रीडोमिनेंट इंट्रावेस्कुलर, मतलब कि ब्लड वेसल के अंदर ही जो रेड ब्लड सेल है ना उसकी लाइसिस हो रही है, ठीक है। अब पहला डिसऑर्डर है पैराजिसमल न्यूक्टोरल हीमोग्लोबिनूरिया, PNH, ठीक है। पैराजिसमल नोक्टोरल हीमोग्लोबिनूरिया। इसमें ना जो नोक्टोरल है ना, नोक्टोर्नल, इसका मतलब है आफ्टर स्लीप, ठीक है। ठीक है, स्लीपिंग रिलेटेड। अच्छा जी, तो अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है हमारे पास। ये है मेरा रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब ना हमारी बॉडी के अंदर ना एक मैकेनिज़्म है जिस तरह मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से आ जाए तो हमारे क्या इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम में हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, उसके बाद नेचुरल किलर सेल्स, और हमारे पास एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम भी होता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम, ये जिस वक्त हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के साथ या किसी भी सेल के साथ या किसी भी बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर जाता है ना, तो मैक्रोफेजेस के लिए आसानी हो जाती है उसको खाना। जस्ट लाइक समझ लें एंटीजेंस, सॉरी एंटीबॉडीज़, उनका भी ये काम था। तो ये भी कुछ कुछ वैसे ही काम करते हैं। अब ना हमारे अपने सेल इससे बच सकें उसके लिए हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास होती है मर्ल, MIRL, और एक हमारे पास होती है डैफ, डैफ, ठीक है। डैफ और मर्ल, ये दो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, इनके ऊपर मौजूद होती हैं। फॉर व्हाट पर्पस? कि ये प्रोटेक्ट कर सकें इस सेल को फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैचमेंट। तो ये जिस वक्त अटैच होते हैं ना, ये डायरेक्टली ऑन द सरफेस अटैच नहीं हो सकते। यहाँ पे स्पेशल ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं हमारे पास, नोन एज GPI, GPI, ग्लाइकोफो ग्लाइकोटिडिल नहीं नहीं, क्या था इनका नाम, ग्लाइकोसिल फॉस्फोटिडिल इनोसिटोल, ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल, इन शॉर्ट GPI। ये हमारे पास मौजूद है हमारे सेल के ऊपर। लेट्स सपोज दिस इज एन RBC, इसके ऊपर ये मौजूद है। इसके ऊपर हमारे पास क्या मौजूद हो जाती है, हमारी आइदर मर्ल और डैफ। यहाँ पे ये मर्ल है, यहाँ पे लेट्स सपोज डैफ है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, द प्रेजेंस ऑफ GPI एंड प्रेजेंस ऑफ मर्ल। अब हमारे पास ना एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर जो हमारी बॉडी है ना उसके ये मतलब RBCs कहाँ से बने हैं, ये एरिथ्रोब्लास्ट कहाँ से है? सबसे पहले हमारे पास क्या था, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल था ना, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इसमें अगर किसी किस्म की कोई म्यूटेशन हो जाए या कोई मसला आ जाए, दैट इट इज़ नॉट एबल टू मेक दिस GPI प्रोटीन, तो क्या होगा, मर्ल या डैफ अटैच हो सकेगा RBCs पे? नहीं। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और कोई भी सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स आमने सामने आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट विल अटैच विद द रेड ब्लड सेल एंड देन मैक्रोफेजेस विल ईट इट। तो जब ये मैक्रोफेजेस इसको खा लेंगे ब्लड के अंदर ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्शन, तो हमारे पास क्या हो जाएगी,
एनीमिया। तो रीड कर लेते हैं। Acquired deficit in myeloid stem cells resulting in absent glycophosphatidylइनएसिटोल renders cell susceptible to destruction by complement। ये माइलोइड स्टेम सेल क्या है हमारे पास, प्लूरिपोटेंट मेटोपोइटिक स्टेम सेल दो में कन्वर्ट होते हैं। एक होता है माइलोइड स्टेम सेल, एक होता है लिम्फोइड स्टेम सेल। इससे बनते हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स, और इससे बनते हैं हमारे पास सारे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। तो मसला कहाँ पे आ रहा है, माइलोइड वाले स्टेम सेल्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लड सेल को एग्जिस्ट विद कॉम्प्लीमेंट। ब्लड के अंदर ज़्यादा सी बात सेल्स भी और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी हैं। डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर डैफ, इसने सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पे डैफ का जिक्र किया है, लेकिन डैफ एंड मरल बोथ आर equally important, ठीक है। decay accelerating factor on the surface of blood cells protect against complement mediated damage by inhibiting C3 convertase। DAF is secure, मतलब ये जो बात है ना लाइन, इसमें मतलब क्या हो रहा है हमारे पास कि ना ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ना, इसका एक सिस्टम है पूरा। इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, C1 C2 C3 C4 C5, तो ये एक ना पूरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उनमें से C3 को जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना एक्टिव में, C3 नॉर्मल को एक्टिव, उसको ना ये डैफ या मरल डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये हम लोग जब चैप्टर नंबर 2 करेंगे ना, तब हम लोगों को प्रॉपर समझ लगेगी। अच्छा, तो डैफ इज सिक्योर टू द सेल मेम्ब्रेन बाय जीपीआई, ठीक है। डैफ किस तरह से अटैच है, जीपीआई पे, जो कि क्या है, एन एंकरिंग ग्लाइकोलिपिड। एब्सेंस ऑफ जीपीआई लीड्स टू एब्सेंस ऑफ डैफ, रेंडरिंग सेल्स ससेप्टेबल टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज। इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होगी, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस occurs episodically, often at night during sleep। why at night during sleep, why? और इसका नाम भी यही है, नॉकटर्नल, जिसके में हम लोगों ने क्या बात की कि इट इज़ रिलेटेड टू स्लीप। बट वाई? जिस वक्त हमारा पेशेंट स्लीप कर रहा होता है ना, एट द टाइम इवन अस सब शैलो ब्रीदिंग हो रही होती है। शैलो ब्रीदिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शैलो ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीदिंग? डीप ब्रीदिंग क्या है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहा हूँ एयर, और दैट इज़ डीप ब्रीथिंग। एंड व्हाट इज़ शैलो ब्रीथिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा सांस अंदर जा रहा है। व्हेन वी आर स्लीपिंग, तो क्या हम लोग ज़्यादा सांस अंदर लेके जा रहे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं? नहीं, हम तो दिमाग हमारा कुछ और कर रहा होता है, तो वी आर डूइंग शैलो ब्रीदिंग। तो एट दैट टाइम क्या होता है हमारे पास, जिस वक्त ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, CO2 लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, सो दिस इज़ अ कंडीशन विच इज़ एसिडिक। तो ये क्या होगी, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी माइल्ड एसिडोसिस हो जाती है। एंड व्हेन एसिडोसिस अकर्स, तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो गया है, तो ये क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक, because there is no DAF or MERL। Intravascular hemolysis occurs episodically, often at night during sleep. Mild respiratory acidosis develops with shallow breathing during sleep and activates complement। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, तीनों जो है ना मैंने बताया वो क्या होंगे, उनकी लाइसिस। अच्छा, अब वाइट ब्लड सेल्स की अगर लाइसिस हो जाए तो हमारे पास इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। प्लेटलेट्स में मसला हो जाए, तो हमारे पास प्लेटलेट्स टूट रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो सकता है, प्लेटलेट्स के टूटने से दूसरे प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हमने हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में पढ़ा था। तो उससे थ्रोम्बोसिस हो सकती है, और हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, बिकॉज दैट प्लेटलेट्स आर ब्रोकन डाउन, तो उनकी तादाद भी कम हो जाएगी। अच्छा, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस लीड्स टू हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन इन ब्लड, क्योंकि रेड ब्लड सेल टूट गया है तो उसकी हीमोग्लोबिन ब्लड में रिलीज़ हो जाएगी। हीमोग्लोबिनूरिया, वही हीमोग्लोबिन
हमारे ब्लड से सुसु से बाहर, तो हीमोग्लोबिनूरिया। अब स्पेशली इन द मॉर्निंग, जब अगले दिन बंदा उठ रहा है तब जो उसने यूरिन किया उसके अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट ज़्यादा है, हीमोग्लोबिनूरिया और हीमोसिड्रिनूरिया। इट इज़ सीन सेवरल डेज आफ्टर दिस हीमोलिसिस। क्यों? क्योंकि हीमोसिड्रिन, मैंने इसका मैकेनिज्म बताया था कि हीमोग्लोबिन को हमारी किडनी के रेनल जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे ना, वो हीमोग्लोबिन को अपने अंदर ले लेंगे, तो फिर वो काफ़ी दिन उसकी फिर ब्रेक डाउन करेंगे हीमोग्लोबिन की। तो मैंने बताया था ना कि ये क्या है, ग्लोमेरुलस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड व्यूल, और यहाँ पे क्या है हमारे पास लोपोफेनल है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं ये उस हीमोग्लोबिन को ले लेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, और उसमें जो आयरन है वो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ होमोसिड्रिन। और कुछ दिन बाद जो है ये शेड ऑफ हो जाएंगे हमारे यूरिन के अंदर ही। तो जब यूरिन रिलीज होगा तो वो कि उसमें हीमोसिड्रिन ज़्यादा होगा, विच इज़ हीमोसिड्रिनूरिया। सुक्रोज टेस्ट इज़ यूज टू स्क्रीन फॉर डिजीज़। हम सुक्रोज टेस्ट करते हैं, मतलब इसमें हम क्या इम्पोर्टेंट तो है, मतलब याद रखना सुक्रोज टेस्ट, इसमें हम लोग रेड ब्लड सेल को लेंगे, आइसोलेट करेंगे, उसके बाद उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद इसको सुक्रोज में डाल देंगे, और इफ़ देयर इज़ एब्सेंस ऑफ GPI, मरल एंड डैफ, देयर विल बी एन एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है ना वो आके उसमें हमला कर देंगे। लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है ना वो क्या है हमारे पास, आइदर एसिडिफाइड सीरम टेस्ट या फिर हमारे पास फ्लो साइटोमेट्री में हम लोग जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं मार्कर्स, सेल के ऊपर क्या क्या मौजूद है। तो CD55 है क्या, डैफ, और CD59 क्या है, मरल। तो इनको हम डिटेक्ट करते हैं, अगर ये मौजूद है इसका मतलब है GPA मौजूद है, अगर ये नहीं है तो फिर इसका मतलब है GPA नहीं है। तो मेन कॉज ऑफ डेथ जो है ना इस केस में थ्रोम्बोसिस ऑफ हेपेटिक पोर्टल और सेरेब्रल वेन्स है। मैंने बात की कि प्लेटलेट्स आर ऑल्सो अटैक्ड, प्लेटलेट्स टूटेंगी तो ये क्या करेंगी, मज़ीद प्लेटलेट्स को एक्टिवेट, मज़ीद प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगी विदाउट एनी रीज़न, तो क्या होगी, थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस हमारे पास अगर हेपेटिक वेन में हो जाए तो हम लोग उसको कहते हैं बटकियरी सिंड्रोम, या फिर हमारे पास अगर वो दिमाग में सेरिब्रल वेन्स में हो जाए तो सीधा शॉक और बंदा आ गया। Destroyed platelets release cytoplasmic contents into circulation, inducing thrombosis. Complications include iron deficiency anemia due to chronic loss of hemoglobin in urine. ठीक है, हीमोग्लोबिन ज़ाहिर सी बात है जब लूज़ हो रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया वेजिटेबल्स, अच्छा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हम आगे करेंगे, ठीक है ना, ये पूरा टॉपिक है अलग से, AML। तो बस ये याद रखना कि ये वहाँ AML भी हो सकता है। देखो ना, माइलॉइड स्टेम सेल्स में मसला आ रहा है ना, माइलॉइड स्टेम सेल्स में, तो उन माइलॉइड स्टेम सेल्स में कैंसर भी हो सकता है। तो अगर थोड़े से मसले से कैंसर हो जाए तो उसे हम कहेंगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, नॉर्मल मैकेनिज्म देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारा जो रेड ब्लड सेल है, इट इज़ वर्किंग इन हाईली ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमारी सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है ना बॉडी में वो है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और भी हैं O- इस तरह करके, ठीक है, मतलब और भी हैं लेकिन सबसे ख़तरनाक ये है। तो अब हमारी जो मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं
उनके अंदर ना ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसको ना रेड ब्लड सेल ने कम करना है। रेड ब्लड सेल में इसकी अमाउंट ज़्यादा हो गई है, इसको हम लोगों ने कम करना है। तो किस तरह से कम करेंगे कि ना एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, ग्लूटोथायोन। ग्लूटोथायोन ग्लूटोथायोन ये क्या करता है हमारे पास, इसके साथ इसकी जो रिड्यूस स्टेट है ना, रिड्यूस स्टेट क्या होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है, ये ना इसके साथ एक किस्म का बाइंड करती है या रिएक्ट करती है और इससे ना ऑक्सीजन ले लेती है। तो हमारे पास ना ये जो है ना रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो, सॉरी ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन ले ली है इसने, ग्लूटाथायोन ने, और साथ क्या बन जाता है, वाटर। वाटर इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल। जो इसकी ऑक्सीडाइज्ड, जो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, वो है GSH। और जो इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है विच इज़ नॉट यूज़फुल, क्योंकि वो हमारे पास किसी काम की नहीं है। अब उसने ऑक्सीजन ले लिया है तो उसको हम क्या कहते हैं, GSSH, ठीक है। GSH is the reduced form and GSSH is, oh sorry, GSSG, it is oxidized form। इसने ऑक्सीजन ले लिया, इसने ऑक्सीजन नहीं लिया, और ये ऑक्सीजन ले किससे रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो जिस वक्त हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूटोथायोन इस ऑक्सीजन इससे ऑक्सीजन ले रहा है और इससे ऑक्सीडाइज फॉर्म बन रहा है, तो एक टाइम आएगा कि हमारे पास GSH तो बहुत कम हो जाएगा, ग्लूटोथायोन तो बहुत कम हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे कि एक मॉलिक्यूल है NADPH, वो इसको बैक इसमें कन्वर्ट कर देगा, NADPH। और ये NADPH किसका बाय प्रोडक्ट है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो दोबारा देख लेते हैं। Red blood cells working in highly oxidative state, that's why there is high presence of oxygen के मतलब जो हमारे पास वो होते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। और हमारे पास क्या हो सकती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेरी मच ज़्यादा अमाउंट में। तो हमारे पास एक स्पेशल मॉलिक्यूल है ग्लूटोथायोन। ग्लूटोथायोन बाइंड्स विद, reacts with hydrogen peroxide and takes its oxygen to become an oxidized glutathione, which is known as GSSG, and makes water, which is not harmful at all. GSH reduced form, GSSG oxidized form। तो इसको दोबारा से इसमें कौन कन्वर्ट करता है, इसको इसमें किसने कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने। और इसको वापस में इसमें कन्वर्ट करना है, वो कौन कर रहा है, NADPH जो है उसको, वो किसका बाई प्रोडक्ट है, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अब अगर हमारे पास ये जो G6PD है ना, इसकी एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का मतलब है जिसमें ये आधा हो जाता है, फिर उसके बाद और आधा हो जाता है उतने टाइम में, फिर और आधा हो जाता है, करते करते ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास जो है ना, इसकी हाफ लाइफ अगर कम हो जाए तो G6PD जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। जल्दी डिग्रेड हो जाएगा तो उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो कंसंट्रेशन है, वो कम हो जाएगी। G6PD कम होगा तो NADPH भी कम, NADPH कम तो लेस GSSG, the oxidized form of glutathione is converted back into the reduced form GSH। अब ये कम बनेंगे तो हमारे पास देयर विल बी लेस, हमारे पास क्या कहेंगे इसको,
कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इंटू ऑक्सीजन। हाफ लाइफ कम तो G6PD G6PD की हाफ लाइफ कम तो जल्दी डिग्रेड हो गया, अमाउंट कम, NADPH जो है वो कम बनेगा, NADPH कम बनेगा तो GSH भी कम होगा, GSH कम होगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विल डैमेज द हीमोग्लोबिन ऑफ RBCs। अब जिस वक्त RBCs का हीमोग्लोबिन डैमेज हो गया तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास क्या हो सकता है, एनीमिया। होप सो समझ आ गई, रीडिंग कर लेते हैं। इट इज़ एन एक्सलिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्सलिंक्ड रिसेसिव का मतलब होता है मेल्स में डोमिनेंट है। हमारे पास मेल्स में क्या होता है XY और फीमेल्स में क्या होता है XX। तो अगर ये क्या है, ये एक्सलिंक्ड रिसेसिव है, मेल्स में क्या है XX, ओ सॉरी XY और फीमेल्स में क्या है XX, ये क्या है एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। तो फीमेल्स में तो दो हैं, तो अगर ये रिसेसिव वाले में मौजूद है तो ये शो ही नहीं होगा क्योंकि डोमिनेंट वाला जो है वो तो नॉर्मल है। लेकिन मेल्स में है ही एक एक्स, तो उस पर अगर ये म्यूटेशन हो जाए तो उसने तो ज़ाहिर सी बात है शो होना ही होना है। तो हमारे पास जो है वो शो हो जाएगी इसकी क्या, reduced half-life of G6PD. Reduced half-life of G6PD renders cells susceptible to oxidative stress. RBCs are normally exposed to oxidative stress, in particular H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन peroxide, glutathione, and एक है एंटीऑक्सीडेंट, neutralizes H2O2 and becomes oxidized in the process। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, H2O2 हाइड्रोजन peroxide, GSH is glutathione's reduced state, GSSG is glutathione's oxidized state। इसको बैक कौन कर रहा है, NADPH। NADPH किधर से आ रहा है, G6PD से। अच्छा जी, NADPH, a byproduct of G6PD, is needed to regenerate reduced glutathione। G6PD कम, NADPH कम, ग्लूटाथायोन कम, रिड्यूस ग्लूटाथायोन। तो ऑक्सीडेटिव इंजरी बाय हाइड्रोजन peroxide इज इंक्रीज, तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। तो हमारे पास अब क्या है, G6PD डेफिशिएंसी के ना दो मेजर वेरिएंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास एक अफ्रीकन वेरिएंट है, एक मेडिटेरियन वेरिएंट है। जो अफ्रीकन है ना, दैट इज़ वेरी डेंजरस, ज़्यादा ये जो है ना हमारे पास नहीं, जो अफ्रीकन है ये माइल्ड है और जो मेडिटेरियन है ये डेंजरस है। माइल्डली रिड्यूस हाफ लाइफ मतलब थोड़ी सी हाफ लाइफ कम हुई है, लेकिन यहाँ पे मार्कली रिड्यूस G6PD हाफ लाइफ, तो इसमें हीमोलिसिस ज़्यादा होगी, ओके। और ये हमारे पास फेल्सिफेरम मलेरिया के प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी देता है। ये हम लोगों ने 3 पढ़ ली हैं ब्लड डिसऑर्डर्स। नंबर 1 थैलेसीमिया, नंबर 2 सिकल सेल एनीमिया, नंबर 3 G6PD deficiency। The patients of these 3 disorders have इम्यूनिटी या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया। कौन सा मलेरिया, फेल्सिपेरम प्लाज्मोडियम वाला मलेरिया। अच्छा जी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रेसिपिटेट्स हीमोग्लोबिन एज हाइंस बॉडीज। अच्छा, ये जो मैंने बात की ना कि डैमेज हीमोग्लोबिन हो जाएगा, दिस डैमेज्ड हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड हाइंस बॉडीज। हाइंस बॉडीज। अब मेरा रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर क्या मौजूद है, पहले ये हीमोग्लोबिन था, अब क्या मौजूद हो गया है, लेट्स सपोज हाइंस बॉडीज आ गई। तो जिस वक्त ये मैंने बात की कि मेरे पास बॉडी के अंदर चेक पोस्ट कौन है, चेक पोस्ट कौन है, स्प्लीन। तो जिस वक्त ये स्प्लीन में से गुजरेगा तो स्प्लीन के अंदर क्या मौजूद है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस इसको देखेंगे कि ये रेड ब्लड सेल तो डिफरेंट है, इसमें तो कुछ स्पेशल चीज़ मौजूद है, हाइंस बॉडीज़। तो ये इनको रिमूव करेगा, जिसके लिए ये हाइंस बॉडीज़ को खा लेगा। अब यहाँ से अगर मैक्रोफेज इस हाइंस बॉडी को खा ले तो ये रेड ब्लड सेल कैसा दिखेगा,
जस्ट लाइक अ बिटन एप्पल। इसको यहाँ से खा लिया, यहाँ पे लेट्स सपोज हाइंस बॉडीज थी तो यहाँ से इसको खा लिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइट सेल। देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रेसिपिटेट्स HB एज हाइंस बॉडीज। जैसे ही हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा तो वो डैमेज कर देगा हीमोग्लोबिन को और वो हाइंस बॉडीज बना देंगे। कॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्लूड्स इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रग्स हो सकती हैं, उसके बाद फावा बीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना फावा बीन्स। उसके बाद ड्रग्स में सल्फर ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। Heinz bodies are removed from red blood cells by splenic macrophages resulting in white cells. Leads to predominantly intravascular hemolysis. उसके बाद हमारे पास presents with hemoglobinuria and back pain। तो हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि हमारे पास हीमोग्लोबिनूरिया होगी, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या याद रखना, बैक पेन होगी आवर्स आफ्टर द एक्सपोजर टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मतलब एक पेशेंट है जिसके हम लोगों ने, जिसकी बैक में पेन है, फिर हमने उसका ब्लड टेस्ट किया तो उसके ब्लड स्मेयर में हम लोगों को बाइट सेल्स नज़र आए, रेड ब्लड सेल्स जिनमें बाइट हुआ है, ये देखो ना, रेड ब्लड सेल विद द बाइट। तो हम लोग सीधा कह देंगे कि दिस पेशेंट हैज़ G6PD डेफिशिएंसी। तो Heinz precipitation is used to screen for disease. Precipitated hemoglobin can only be seen with a special Heinz stain। हम लोग मतलब एक स्पेशल जो है ना हाइंस स्टेन के थ्रू हीमोग्लोबिन को स्टेन करेंगे और वो नज़र आ जाएगा कि क्या है, हाइंस बॉडीज़ मौजूद हैं हमारे सेल के अंदर। उसके बाद हम लोग जो इंजाइम स्टडीज़ कंफर्म डेफिशिएंसी, अच्छा G6PD जो है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, अगर हम इसकी इंजाइम स्टडीज़ के थ्रू करना चाहें तो वो हम लोग ना वीक्स आफ्टर करते हैं, हीमोलिटिक एपिसोड रिजॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि जिस वक्त किसी किस्म का हीमोलिटिक एपिसोड आया है, इसका मतलब है हीमोलाइसिस हुई है एक ज़्यादा अमाउंट में, कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया था और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीमोलिटिक एपिसोड हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हीमोलाइसिस हो गया है। तो ऑल द सेल्स विद G6PD डेफिशिएंसी आर हीमोलाइज्ड, तो वो तो मर गए हैं। तो अब अगर हम लोग चेक कर रहे हैं थ्रू इंजाइमेटिक स्टडीज़, तो हम लोग को जो बकाया सेल्स हैं उनमें तो G6PD मौजूद होगा, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि G6PD की डेफिशिएंसी है या नहीं। तो हम वीक्स आफ्टर दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना वो चेक करते हैं क्या चीज़, कि किसी किस्म का G6PD की डेफिशिएंसी है या नहीं। तो होप सो समझ लगी होगी।